तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी मतलब का मतलब जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि लेंथ, हम मेजर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी लेंथ की है, 1 मीटर की है, 2 मीटर की है। मास जैसे कि हमारा वज़न, जैसे कि मैं एकदम स्लिम ट्रिम हूँ, मेरा वज़न सिर्फ 40 किलो है। और वेलोसिटी मतलब हम जब गाड़ी में जाते हैं तब हम उनका स्पीडोमीटर होता है जिससे हम स्पीड देख सकते हैं। टेम्परेचर, जब हमको बुखार आता है तब हम टेम्परेचर देखते हैं। सो ये सारी एग्जांपल है। और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, ओके, जो हम मेजर नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका एग्जांपल है साउंड, लाइट। ओके, ये सारी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, अभी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ओके, फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity। ओके, इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। एग्जांपल देख जैसे कि लेंथ, अगर हमको किसी की लेंथ मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल किसी की हमको हाइट मेजर करनी है, तो नेसेसरी नहीं है कि हमको उसका वज़न कितना है ये जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जांपल जैसे कि मास, अगर हमको किसी का मास जानना है तो ये फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि वो आदमी 5 फुट का है या 6 फुट का है। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरा टेम्परेचर लेना है तो आपको थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 10 किलो का हूँ या 20 किलो का। ओके, तो ऐसी हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ओके, जैसे हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिनमें आती है लेंथ, जिनका SI यूनिट होता है मीटर, सॉरी, हाँ, जिनका SI यूनिट होता है मीटर। नेक्स्ट आता है मास। मास को हम डिफाइन करते हैं किलोग्राम में, केजी, सो शॉर्ट फॉर्म में हम केजी लिखते हैं। नेक्स्ट होता है टाइम। टाइम को हम सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हो कि टाइम किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। घड़ी चाहिए 5 ग्राम की हो या 50 ग्राम की हो, टाइम वो सेम ही दिखाएगी, वो मास पर डिपेंड नहीं करती। ओके, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, देयरफॉर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर में डिफाइन करते हैं। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला में डिफाइन करते हैं। हमारे अब तक तो मुझे इसका कोई यूज़ नहीं दिखा, मतलब हमारे सिलेबस में, इन जनरल नहीं बात कर रहा हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। कोई बात नहीं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं और हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, जिनका यूनिट होता है बट डायमेंशन उनका नहीं होता है। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डायमेंशन क्या होता है। इसके भी 2 एग्जांपल है। पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसे हम
रेडियन में डिफाइन करते हैं। ओके, और दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसे हम स्टेरेडियन या फिर उसे स्टीरेडियन भी ऐसे लिखते हैं। ओके, सो ये हमारे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, एक सवाल आता है इन जनरल, अगर आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो करते हैं तो उनमें भी मैंने ये सवाल डाला है कि एक आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट है मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, थर्ड है वेलोसिटी, मोमेंटम और मास, और लास्ट है फोर्स, मास, टाइम। तो करंटली तो आपको ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सिंस ये फंडामेंटल फिजिकल और क्वांटिटी का सवाल है इसलिए मैं यहाँ का एडिशन दिया। तो इनमें आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिनमें जो तीनों वैल्यू दिए वो एक फॉर्मूला में नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो ये एक फॉर्मूला में आते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मास, फोर्स, एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये एक फॉर्मूला में आते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वेलोसिटी, मास, मोमेंटम, मास। सो पी इज इक्वल टू एम वी, ये भी एक फॉर्मूला आते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट ऑप्शन बचा फोर्स, मास, टाइम, ये आंसर है, क्योंकि ये तीनों एक फॉर्मूलाज में नहीं आते। तो ओके, आप इस मेथड से याद रख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में जो ये आंसर ढूंढना है जो जिनमें जो तीनों वैल्यूज दी है वो एक फॉर्मूलाज में नहीं आती है। नेक्स्ट है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसे कि फंडामेंटल थे जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते थे। डिराइव वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब आपने एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट की, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ एक ही वैल्यू से उसे नहीं बता सकते। जैसे कि जब हमारी जो स्पीड होती है वो कैसी डिपेंड करती है, किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ऐसी डिपेंड होती है। वो वेलोसिटी होती है, वो आपको बताती है कि आप फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है कि एक मतलब 1 मीटर में मतलब 5 मीटर वो चलती है गाड़ी। फॉर एग्जांपल लिख के देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में उन्होंने 5 मीटर ट्रेवल किया। मतलब वो एक यूनिट होती है, मतलब वो डिफाइन करती है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आपको किसी चीज़ की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता होना चाहिए और टाइम की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और अगला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जिसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी पता होनी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पता होना चाहिए। तो ओके, सो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे हमको यूज़ आएंगे डिफाइन करने के लिए। जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा तब आपको ये फार्मूला बहुत यूज़ आएंगे, तो आप ज़रूर इन सारे फार्मूलाज को याद रखना। ओके, तो और एक बता देता हूँ फोर्स का। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। पिछले पेज मैंने बताया था, इसका मैंने
बताया था कि इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, इसको हम आगे डिफाइन नहीं करते मास को। मास मतलब मास, 5 किलो का इंसान, हाँ बस ऐसा हो सकता है कि हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 5 kg को हम ग्राम में 5000 ग्राम लिखते हैं। तो जस्ट ये है। ओके, ये सब थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, ये थोड़ी आगे की चीज़ें थी। जस्ट मुझे लगा कि मैंने अभी बता देनी चाहिए थी, इसलिए बताया। अगर आपको ये वेलोसिटी का कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएंगे बहुत सारे चैप्टर्स में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, सो इसका एक फॉर्मूला होता है NU, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू obtained on measuring physical quantity is inversely, ज़रा माफ़ कर दीजिए दोस्तों मेरे मार्कर के लिए, क्योंकि उसमें जब आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े वर्ड बीच में से दिख नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप ज़रा मेरी आवाज़ सुनकर वो उसकी स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। तो डेफिनेशन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन ऑन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी ही इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनवर्स मतलब क्या होता है। जैसे कि ये डायरेक्टली, ये इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनका मतलब क्या होता है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या होता है? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब होता है कि अगर हमने ए की वैल्यू बढ़ाई तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आया? अगर हमने ए की वैल्यू बढ़ाई तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बी की डिक्रीज होगी। ओके, या फिर हमने बी की वैल्यू डिक्रीज़ की तो ए की इंक्रीज़ होगी, या फिर ए की डिक्रीज़ की तो बी की इंक्रीज़ करेगी। सिंपल में बोलूँ तो इस अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब ये दोनों अपोजिट की एक दूसरे के अपोजिट है। ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सेम है, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। समझ में आया? ओके, तो हमने फॉर्मूला लिखा था NU। इस बार NU, अब इस NU मतलब ये नंबर वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, और U का मतलब ये एक यूनिट होती है। अब NU कांस्टेंट, इसका मतलब N × U इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। NU कांस्टेंट मतलब N × U होता है ये, इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आप कुछ भी तो उसकी मतलब सेम वैल्यू आने के लिए इनमें थोड़ी चेंजेस होती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों का मल्टीपल फॉर एग्जांपल 2 है, तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 10 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 3.3 समथिंग हो जाएगी। इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 2.5 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू घट रही है। देखो 1 2 3 4 हुआ, और इसकी वैल्यू कम हो रही है, 10 से 5 हो गई, उससे 3.3 से 2.5। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, सब में 10 = 10 आ जाएगा। तो ये अपनी वैल्यूज़ बदल रहे हैं ताकि जो उनका N × U जो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि इस केस में 10 है। सो ऐसे ही वर्क करती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 5 kg, ये यूनिट बड़ी है, इसमें यूनिट बड़ी है, U बड़ा है, इसलिए वैल्यू छोटी आ रही है। लेकिन अगर हमें इसे ग्राम में लिखना है तो 5000 ग्राम लिखेंगे हम। तो अब ये यूनिट छोटी है इसलिए वैल्यू आप देखो बड़ी हो गई। याद रखना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक्स है जो आपको आनी चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक है जो आपके आने। तो सिंपल में बोलूँ तो जहाँ पर वैल्यू मतलब यूनिट अगर बड़ी है, यूनिट बड़ी है तो वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी है तो वैल्यू बड़ी होगी। ओके, इसका ये दो ग्राफ्स भी आते हैं, जैसे कि n वर्सेस u। इनका ग्राफ आता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैंने बताया 5 kg और 5000 ग्राम। जब ये बड़ा है तब ये छोटा है, और जब ये बड़ा है तो ये छोटा है। समझे? जब यूनिट बड़ी होगी तो वैल्यू छोटी होगी, और जब वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट छोटी होगी, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ताकि मैंने बोला ना एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इनका मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, इसलिए वो एडजस्ट करने के लिए उन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो एक बार एक फॉर एग्जांपल एक अगर बड़ा हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। और एक ग्राफ आता है एन यू वर्सेस यू, या फिर एन यू, यार कैमरे को क्या हुआ, एन यू वर्सेस एन। ये दोनों ग्राफ इनका इंडिपेंडेंट होता है इस वैल्यू से, क्योंकि एन यू की वैल्यू आप इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एन यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आप यू की वैल्यू कितना भी वेरी कर लो, ये अपने आप, मैंने बोला ना अगर u बढ़ेगा तो n कम हो जाएगा, और n बढ़ेगा तो u कम हो जाएगा। तो एन यू इस हमने y एक्सिस पर एन यू रखा है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था फॉर्मूला n इज इक्वल टू यू इंटू यू इज इक्वल कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि n ज़्यादा है कम है, u ज़्यादा है कम, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो आपको याद रखना है कि अगर एन यू है किसी ग्राफ में x एक्सिस पर y, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एन यू यहाँ पर दिया है और u यहाँ पर दिया है, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एन यू की वैल्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक सवाल करते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड है, उसको आपको CGS यूनिट में करना है। CGS का मतलब क्या होता है? CGS मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अब कन्वर्ट करके देखते हैं। सेकेंड सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब आप पूछोगे N1 U1 N2 U2 नंबर क्यों लिख लिए? क्योंकि इस बार हमें दो इनकी चीज़ें कोई वैल्यू निकलनी है ना। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला ना मैंने, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। आप मतलब आप अगर मैंने इसको मैं दूसरी यूनिट में करूँगा तो इस यूनिट से इस यूनिट में करो, या फिर इस यूनिट से इस यूनिट में करो, इनके मल्टीपल हमेशा सेम ही रहेंगे। n इंटू यू इजक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब इनका जो मल्टीपल होगा हमेशा सेम रहेगा। तो सेम होगा तो वो इक्वल हो गया ना। मतलब यहाँ की n1 की और यहाँ की n2 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हाँ यहाँ की n1 इंटू u1 की वैल्यू यहाँ के n2 इंटू u2 जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो हमेशा सेम रहेगी। तो इनको मल्टीपल सेम हो सकता सेम रहेगा n इंटू यू का। इंडिविजुअल वैल्यू मतलब n की अपनी वैल्यू या फिर u की अपनी वैल्यू दूसरे वाले के साथ सेम हो या ना हो। ओके, तो सबसे पहले वैल्यू की दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और दूसरी जगह हमको n2 फाइंड करना है, और यूनिट यहाँ पर दी है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर का इक्विवेलेंट यहाँ आएगा सेंटीमीटर, और टाइम का तो हर यूनिट में एक ही है, वो है सेकेंड। ओके, CGS में तो सेकेंड ही है। ओके, सो आपको यहाँ पर चाहिए CGS यूनिट में आए, मतलब आप चाहते हो कि सेंटीमीटर के टर्म में आंसर आए, तो आपको या तो यहाँ वाले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर सॉरी आपको यहाँ के जो मीटर है उसको आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको सेंटीमीटर में चाहिए। तो पिछली साइड में मैंने लिखा था कि 1 मीटर और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेम ही रहेगा, n2 इंटू C इंटू m। तो ये बेसिक मैं कैलकुलेशन की सेंटीमीटर यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। सो 5 इंटू 100
जिसको आप 5000 भी लिख सकते हो, वो इक्वल टू N2 आ रहा है। तो N2 की वैल्यू आ रही है 5000, N2 की वैल्यू आ रही है 5000। ओके, सो आपको पता चल होगा, ये बेसिक कैलकुलेशन है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करिए, सेकंड सेकंड मीटर हो गया, क्योंकि अगर सेकंड अगर यहाँ पर आता, इस साइड में आता, इज इक्वल टू कि इस साइड में आता, तो इस साइड पे आप अगर ऊपर हो जाता, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता। ये थोड़ी बेसिक मैथ्स है। ओके, अब थोड़ी आपकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ये आपके आगे काम आएंगी। जैसे कि 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन होता है। 1 अर्ग होता है वो 10�7 जूल होता है। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10�7 जूल। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट की डेफिनेशन की। ओके, मेजरमेंट ऑफ एनी, ओके, measurement of any quantity involves comparison with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। ओके, सो जैसे कि डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद सर्टन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सली एक यूनिट बनाई गई, जो एक पर्टिकुलर वे है एक चीज़ को डिफाइन करने का। जैसे कि मेरा नाम है नीलेश, मेरा वज़न है 50 किलो, तो ये यूनिट है 50 किलो, ये यूनिट है। 50 एक नंबर है, किलो एक यूनिट है, 50 किलो। और अगर इसी की जगह मैंने बोल दिया कि मेरा वज़न 50 पाउंड्स है, तो इसमें दिन रात का अंतर फ़र्क हो जाता है। 50 किलो मतलब एक डिफरेंट यूनिट है और 50 पाउंड मतलब एक डिफरेंट यूनिट है। ओके, सो यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने बोला कि मेरा घर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है 10 किलोमीटर मतलब कितना है। 1 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, 10 किलोमीटर दूर घर अपना, ये एक यूनिट है कि रेफरेंस के लिए, कि आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब आप ये से यूज़ कर रहे हो एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है, मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर इसमें वो शब्द इंपॉर्टेंट है। आप ये भी बोल सकते हो मेरा घर तो 10 कदम की दूरी पर है। 10 कदम मतलब बड़ी बात नहीं है, आप चल के पहुंच जाओगे। लेकिन आप बोलोगे 10 किलोमीटर दूर है, तो आप चल के जाओगे, तो आपको मतलब आपको उतना फिट होना पड़ेगा। तो आगे इसमें पॉइंट आता है, अगर जो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब एक टॉपिक आता है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, उनके लिए यूज होते हैं। और एक डिराइव यूनिट होते हैं, जो हमारे डिराइव यूनिट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए होते हैं, और डिराइव यूनिट्स होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। ओके, अतः अब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक हो जाए यूनिट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। सबसे पहला पॉइंट है, यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हर जगह मतलब पूरी दुनिया में इसको हर जगह एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूनिट के लिए, दैट इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सेकेंड पॉइंट है कि ये एक सूटेबल साइज़ का होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए ये। थर्ड पॉइंट है रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड। वहाँ भी ज़रूरत हो
वहाँ पर ये प्रोड्यूस करना इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और फोर्थ पॉइंट है इनवेरिएबल, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि उसकी वैल्यू एक वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये चार उनके कैरेक्टरिस्टिक की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा होना चाहिए सूटेबल साइज का होना चाहिए और हर जगह इजीबल अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी जगह पर इजीली उसे रिप्रोड्यूसेबल एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड, और इनवेरिएबल और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके ओके, अब जो हमने पीछे लिखा था डायमेंशनल एनालिसिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो साथ हमने लिखे थे, कहाँ गया, बहुत पेज लिख दिए यार हमने आज तो। जैसे कि इनका एक डायमेंशनल फार्मूला होता है, जैसे कि लेंथ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास है उसे एम से, टाइम है उसे टी से, टेम्परेचर है उसे के से। कभी कभी होता है कि थोड़े क्वेश्चन में जहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं हो तब मतलब अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो टेम्परेचर को भी वो टी में ले लेते हैं, बिकॉज रेयर केसेस होता है, बट एक्चुअली तो उसे के में ही डिफाइन करना चाहिए। आप ज़रा टेंशन ना ले इस चीज़ की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐसे मोल ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है एम्पियर, एम्पियर को कभी कभी आई लिखा जाता है या फिर ए भी लिखा जाता है, डिपेंड करता है, लेकिन आइडियली तो ए ही होना चाहिए। कैंडेला को डायमेंशनल फार्मूला सी डी से रिपेयर कर दे। सीढ़ियाँ वो से गोल जो आती थी वो वाली सीढ़ी नहीं, ये फार्मूला वाली सीढ़ी पहले आती थी ना, सीढ़ी एक ही सीढ़ी पर 4 पिक्चर्स आया करती थी, फिर हम उसे डीवीडी से लगाया करते थे। ओके, अगले टॉपिक पर जाते हैं, जो कि है डायमेंशनल फार्मूला। माफ़ करना, अभी क्या है कि शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत इतनी हो गई है कि भूल जाता हूँ कि यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ मैं। डायमेंशनल फार्मूला, अच्छा डायमेंशनल फार्मूला एक जनरल लिख लेता हूँ। ये है मास जो पहले मैंने बताया, ये लेंथ है और ये है टाइम। तो अब ये है कि ये एक्स वाई और जेड क्या है। ओके, ये पावर्स है इनकी। पावर्स मतलब हाँ मैथ्स में हमको पहले पढ़ाया जाता है कि किसी चीज़ के अगर कुछ रेज टू लिखा है तो उसकी पावर हो जाती है, लेकिन हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डिफाइन करने के लिए कि वो मास कितनी बार है। अगर मैंने लिखा कि तो अगर किसी फार्मूला में एम रेज टू 2 है, एल रेज टू 3 है, टी रेज टू 2 है, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूला में जो फाइनल कैलकुलेशन है उसके बाद मास 2 मास बचते हैं। एल रेज टू मतलब 3 मास बचते हैं, टी रेज टू 2 मतलब 2 मास बचते हैं। इसका मतलब और एक हो सकता है कि एम रेज टू -2, टी रेज टू 2, एल रेज टू 3। अगर ये और ये फार्मूला सेम ही है लेकिन इसमें मास के ऊपर हमने -2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो लेट्स से फार्मूला है उसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। माइनस का मतलब कि वो नीचे आते ही वैल्यू, मतलब मास मतलब केजी, इस फार्मूला में केजी नीचे आएगा, वो भी 2 बार आएगा नीचे। 2 बार मतलब फाइनल कैलकुलेशन के बाद। फाइनल कैलकुलेशन मतलब आप समझिए जैसे कि ऐसा हो सकता है कि केजी इंटू केजी इंटू केजी इंटू केजी, और नीचे डिनोमिनेटर भी इंटू केजी इंटू केजी इंटू केजी है 5 बार। सो ये ऊपर वाला ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल हो गए, तो फाइनली 2 ही बचे ना, और 2 डिनोमिनेटर में बचे, तो इसलिए -2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फार्मूला में सिर्फ 2 केजी है। देखो इस क्वेश्चन में देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 केजी से, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन के बाद कैंसिलेशन भी होने के बाद फाइनली ऊपर -2 मतलब डिनोमिनेटर में 2 बचते हैं, और डिनोमिनेटर में है इसलिए हम उसको -2 लिखते हैं। अब इससे मैं आपको फार्मूलाज लिखाना सिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। जिसका भी आप डायमेंशनल फार्मूला लिखो उससे पहले आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। उसका वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखाता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि ये एल एम टी के
मोल, एम्पियर, कैंडेला, इन सभी के टर्म में आपको लिखना है। डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी में आएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की वो लेंथ होती है, लेंथ, और टाइम का तो एक ही है, सेकेंड टी, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, और लेंथ को हम एल लिखते हैं, और टाइम का तो हमने बताया टी। तो अब उनको हम फाइनली कैसे लिखेंगे? एल टी रेस टू माइनस वन लिखेंगे, एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन। अब टी रेस टू माइनस वन रखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है, समझ में आया? और नेसेसरी नहीं, मतलब हम इसे एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि जिसका वन हो उसे लिखे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम वन कंसिडर करते ही हैं। सो एनीवेज ये पढ़ना आप इग्नोर कर दीजिए। एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन। अब लिखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का हमने फाइंड कर दिया है, एल टी रेस टू माइनस वन, और नीचे फिर से टी आ रहा है, तो ये टी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? एल टी रेस टू माइनस टू। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको और एक फॉर्मूला बताया था। ये किताब कौन सी, तो कोई बात नहीं, भरने को आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। फोर्स का क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो एम ही आएगा रिप्रेजेंटेशन, एक्सेलरेशन का हमने पीछे निकाला एल टी रेस टू माइनस टू, सो फाइनली आएगा एम एल टी रेस टू माइनस टू। फोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। और सिमिलरली वर्क आता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो हमने फाइंड कर दिया, एम एल रेस टू टी रेस टू माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ होती है, सो एम एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू। नेक्स्ट होती है पावर। पावर होती है वर्क बाय टाइम। वर्क का तो हमने अभी भी ऊपर फाइंड किया, एम एल रेस टू टी रेस टू माइनस टू, और टाइम का हो गया टी, तो एम एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस। आप मतलब फॉर्मूला से याद करो, आप ये डायमेंशनल याद करने मत बैठ जाना। आप ये फॉर्मूला याद करो, फोर्स इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, ज़्यादा से कि क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी आ जाता है, तो आप उन मतलब बेसिक ये फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और याद रखो कि फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास का तो एम आता है, ए का एल टी रेस टू माइनस टू। समझ में आया? मतलब आप फॉर्मूला याद करके उससे डायमेंशनल निकालो। अब ये नहीं कि आप सभी का याद करने बैठ जाओ, क्योंकि उससे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, एक एक चीज़ का आप याद करने बैठे तो। ओके, ओके। अब आता है टॉर्क। टॉर्क होता है आर इंटू एफ। आर मतलब क्या? आर मतलब होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक पॉइंट से, मतलब टॉर्क तो अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला है। तो आप याद रखिए, टॉर्क एक तरह की लेंथ होती है जिसमें वो आर होता है, वो एक तरह का डिस्टेंस है, इसलिए एल। और फोर्स के हमने पीछे फाइंड की थी, एम एल रेस टू टी रेस टू माइनस टू। फोर्स तो क्या आएगा? एम एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू। अगर आप अब ठीक से नोटिस किया होगा तो इसकी और एनर्जी की वैल्यू सेम आती हो। एनर्जी किधर गया? एनर्जी 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 सॉरी, एनर्जी नहीं, वर्क। ओके, और एक पॉइंट है कि वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है यहाँ, एनर्जी का। ओके, एम एल टी माइनस टू। और एक मैंने कन्फ्यूजन देखा है, जब मैं भी पढ़ाई करता था मुझे एनर्जी का याद नहीं रहता था। सो एनर्जी का आप याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो डायमेंशनल में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सामने लिखे, ऊपर वाला लिखा जाता है, लेकिन जो आप सामने नीचे वैल्यू लिखते हो वो कंसिडर नहीं की जाती है। तो हम इसमें सिर्फ मास का लिखेंगे, मास इंटू हमने एल टी माइनस वन इसका फाइंड किया था वेलोसिटी का, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होती क्या होगा? एल का स्क्वायर होगा एल एल टू, और टी का स्क्वायर होगा टी माइनस में तो उसका माइनस टू। तो ये उसका फाइनल आंसर आएगा, आप देख सकते हैं सेम आ रहा है। मतलब मुझे याद है जब मैं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं जब पढ़ता हूँ तब मुझे ये कन्फ्यूजन होती है कि वी का क्या होता है, मतलब ये कन्फ्यूज़न होती थी। सॉरी, एनर्जी का क्या होता है, इसलिए मुझे मैं उसको याद रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद कर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका काइनेटिक फार्मूला का इजीली याद हो जाएगा। ओके,
अपना क्या होता है कि कोई वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि उससे पहले डेंसिटी का ज़रा निकाल के दिखाता हूँ। डेंसिटी डेंसिटी मतलब क्या होती है? हाँ, डेंसिटी मतलब होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपने पढ़ा होगा। ये तीनों तरह की लेंथ है, तो L/3 इसका डायमेंशन हो जाए। मास का तो m ही है, तो डेंसिटी का क्या होगा? ml/-3। और एरिया का भी देख लो, एरिया होती है लेंथ स्क्वायर, तो डायरेक्टली आया लेंथ इंटू लेंथ होती है, सो L/2 उसकी वैल्यू होती है। ओके, और वॉल्यूम की L/3 होती है, सो ml/3 और डेंसिटी का वैल्यू आ गया। लेट्स से कि कोई वैल्यू लिखिए, उसके साथ में अगर डेंसिटी लिख दिया, जैसे कि मास डेंसिटी, तो उसका मतलब है कि उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। मतलब जो वैल्यू है मास, उसके साथ में डेंसिटी लिख दिया, तो उसको मतलब उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि चार्ज डेंसिटी, अगले पेज पे लिखते हैं। चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब आपको चार्ज की वैल्यू लिखनी है। चार्ज Q इज इक्वल टू IT होता है फॉर्मूला। आई का मैंने बताया था A होता है, AT इसको लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपन वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सो डिवाइड बाय L/3 हो जाएगा। ओके, तो किसी भी वैल्यू के साथ डेंसिटी लगाई जाए, वो तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम होता है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जब लीनियर आ जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि आपको चार्ज के नीचे लेंथ डिवाइड करनी है। ओके, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें है। और अगर एरियल चार्ज डेंसिटी आ गया, तो क्यू के नीचे आपको एरिया से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट है ग्रेडियंट। एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, उतना मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी इसके साथ ग्रेडियंट मेंशन हो, जैसे कि ये और ये सेम ही बोलो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और ग्रेडियंट एक तरह से सेम ही है, क्योंकि उसमें भी डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। जैसे कि अगर मैंने ये बोला कि टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर चार्ज ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर को डिवाइड बाय लेंथ कर दो। चार्ज ग्रेडियंट मतलब होता है कि आप चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कर दो। ओके, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो मुझे लगता है कि आप याद ही कर लो। मतलब उसका फाइंड करने के लिए फार्मूला Gm1m2 अपन r² होता है। ये G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि F की तो मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया, डायमेंशनल बता दिया, उससे भी फाइंड कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसकी याद ही कर दो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बार आता है। आप बस इतना याद रखो, MLT आपको लिखना है। ओके, फिर आपको लिखना है 1 2 3 और इसको आगे माइनस डाल लेना है। ओके, इसके और लास्ट वन के आगे फिर से एक बार बता रही, MLT लिखो 1 2 3, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस। ये याद रख लो, क्योंकि बहुत बार आता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर आज के लेक्चर के लिए। एक्चुअली मैं अपने ये राइट हैंड से लिख रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से मैंने कैमरा पकड़ा है। और हाँ, अपने बीच में क्या ये दिखा होगा कि मेरा लैपटॉप खुला है, क्योंकि उसमें मैंने आगे टॉपिक्स लिखे हैं, क्योंकि मैं अगर कोई टॉपिक मिस ना कर जाऊँ, इसलिए मैंने सामने ऐसे लैपटॉप खोल के रखा है, ताकि उसमें मैंने टॉपिक लिख कर रखे हैं कि अगर कोई मैं गलती से मैंने टॉपिक मेरा मिस हो गया। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस, बाय द वे, ऐसे एक टीचिंग का मतलब एक एजुकेशनल वीडियो से पहली बार बनाया मैंने। तो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक, मतलब जो भी मतलब पसंद आया था, मतलब आप इन जनरल फीडबैक बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा था, क्या मिस्टेक मेरे से हुई, साउंड अच्छा आ रहा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, मार्कर अच्छा है या दूसरा यूज़ करो, और या फिर आपको ये मतलब बुक पेज पे लिखना पसंद नहीं है। और फेस कैम तो मतलब अभी तो मतलब नहीं कर सकता। ओके, तो आज का लेक्चर के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।